हेलो, है नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोसाइकोलॉजी में मेमोरी के डिसऑर्डर्स। इससे पहले हमने लैंग्वेज डिसऑर्डर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और भी काफ़ी सारे हमने क्लिनिकल डिसऑर्डर्स कर रखे हैं। सो आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, क्लिनिकल डिसऑर्डर ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये आपको बायोसाइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। मेमोरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? मेमोरी डिसऑर्डर्स में क्या डिस्टर्ब होता है हमारे? एक तो नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है और मेमोरी लॉस होता है। इसके वेरियस अलग अलग रीजंस हो सकते हैं that underlies the neurological conditions. Memory disorders involves disruption in normal functioning of the memory processes due to the various underlying neurological conditions. देखिए, मेमोरी डिसऑर्डर्स के वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ही टाइप्स पढ़ेंगे। अल्जाइमर्स पढ़ेंगे, जिसमें इसकी तीनों स्टेजेस क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे। एमनेशिया पढ़ेंगे। एमनेशिया में देखिए एंटेरोगेटेड एंड रेट्रोगेट एमनेशिया पढ़ेंगे। फिर है कॉर्शाकॉफ सिंड्रोम पढ़ेंगे। फिर ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेशिया पढ़ेंगे। फिर ट्रॉमिक ब्रेन डिसऑर्डर से, यानी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से क्या होता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा अल्जाइमर्स डिसऑर्डर। अल्जाइमर्स डिजीज़ में क्या होता है, 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले तो ये एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं। मेनली मेमोरी लॉस होता है वैसे, जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है। तो 3 स्टेजेस होते हैं। अर्ली स्टेजेस में कि हल्का फुल्का मेमोरी लॉस हो रहा होता है, छोटे मोटे आप वर्ड्स भूलते हैं और जजमेंट नहीं कर पाते हो। सो इट इंक्लूड्स अर्ली स्टेज इंक्लूड्स माइल्ड मेमोरी लॉस, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग वर्ड्स एंड इम्पेयर्ड जजमेंट। वहीं मिडल स्टेज में क्या होता है, मेमोरी लॉस जो होता है वो इंक्रीज़ होना लगता है, आपको टाइम और स्पेस का पता नहीं चलता, डिफिकल्टी इन डेली टास्क, पर्सनैलिटी आपकी चेंज हो जाती है। लास्ट स्टेज में क्या होता है, सीवियर मेमोरी लॉस, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लव्ड वंस, लॉस ऑफ फिजिकल एबिलिटीज। लास्ट स्टेज में आपको कुछ नहीं याद रहता, आपको आपके लव्ड वंस याद नहीं होते, आपका अपना बॉडी मूवमेंट आपको कैसे घुमाना है, आपको फिजिकल एबिलिटीज़ नहीं याद रहती और आपको सीवियर मेमोरी लॉस हो जाता है। अगर इसके बायोसाइकोलॉजिकल बेसिस देखें कि भाई ऐसा होता क्यों है, तो सबसे पहले इसका रीज़न है एम्लॉयड प्लेक्स। देखिए, कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन क्लम्स होते हैं जिसको हम बीटा एम्लॉयड भी कहते हैं, वो न्यूरॉन्स के बीच में कलेक्ट हो जाता है जिससे सेल की फंक्शनिंग खराब हो जाती है। तो पहला रीज़न क्या हुआ, एम्लॉयड प्लेक्स। दूसरा है हमारा न्यूरोफिब्रिसिस। फिब्लरी टेंगल्स में क्या होता है, ट्विस्टेड फाइबर्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ताओ बिल्ड अप इनसाइड सेल्स कॉजिंग न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस। देखिए, ट्विस्टेड फाइबर्स, प्रोटीन पहले वाला भी प्रोटीन वाला ही था, डेट एबनॉर्मल प्रोटीन प्लैक्स कलेक्ट हो जा रहा था, ठीक है, न्यूरॉन्स के बीच में। इसमें क्या हो रहा है, ट्विस्टेड फाइबर्स ऑफ प्रोटीन जो है, जिसको हम टाउ बिल्ट कहते हैं, वो न्यूरोलॉजिकल डैमेज कर देता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर वो बनने लगता है, ठीक है, बिल्ड होने लगता है। तीसरा है ब्रेन एट्रोफी, हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स श्रिंक हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर डेफिसिट, रिड्यूस लेवल ऑफ एसिटिकोलाइन, द न्यूरोट्रांसमीटर क्रूशियल फॉर लर्निंग। रिसर्च एंड ट्रीटमेंट देखें तो इसके मेडिकेशन में क्या होता है, मेमेंटाइन होता है, नैमडा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड डोनेप्जिल होता है। लाइफस्टाइल देखें तो सोशल एंगेजमेंट इसका हो सकता है ट्रीटमेंट अच्छे से, सोशल सपोर्ट, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। रिसर्च इसमें अभी भी एक्सरसाइज चल रही हैं इन द एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड ताउ प्रोटीन इनिबिटर्स पे। दूसरा है एमनेशिया। ये 2 टाइप के होते हैं, एंटेरोग्रेट एंड रेट्रोग्रेट। एंटेरोग्रेट में क्या होता है कि इंडिविजुअल का जो मेमोरी लॉस होता है तो वो न्यू मेमोरीज बना ही नहीं सकता है, उसको सिर्फ पहले का पास्ट का याद होगा, लेकिन वो आगे मेमोरीज जो भी वो सीख रहा है प्रेजेंट में है, वो उसको याद कुछ नहीं रहेगा कि अब क्या हो रहा है। तो इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज पोस्ट ऑनसेट। पेशेंट्स कैन रिकॉल पास्ट इवेंट्स बट कैन नॉट रिमेंबर द रिसेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द इवेंट्स। दूसरा है रेट्रोगेट एमनेशिया। इसको क्या होता है, देखिए पहले वाले में कहा था इंटेरोगेट में कि न्यू मेमोरीज नहीं बन सकता, पिछला वाला याद होता है, इसमें पिछला वाला भूल जाते हैं, ठीक है, और न्यू एबिलिटी बनाना, न्यू मेमोरीज बनाने की एबिलिटी आप में होती है। तो इट्स लाइक अपोजिट, बट हैव गैप्स इन देयर पास्ट रिकलेक्शंस। बायोसाइकोलॉजिकल इसका बेसिस देखें तो देखो सबसे पहले हिप्पोकैम्पस है, क्योंकि न्यू एपिसोडिक मेमोरी बनाने में सबसे पहला काम क्या होता है, हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस में डैमेज या एबनॉर्मलिटी होगा तो एंटेरोगेट एमनेशिया हो सकता है।
दूसरा है मीडियल टेम्पोरल लोब्स, कि भाई मेमोरी कंसोलिडेशन में इन्वॉल्व होता है, इसमें डैमेज हुआ तो एमनेशिया हो सकता है। थैलेमस एंड मेमोरी बॉडीज डैमेज ड्यू टू द कंडीशंस लाइक कोरसैकॉफ सिंड्रोम कैन लीड टू सीवियर मेमोरी इम्पेयरमेंट्स। रिसर्च एंड ट्रीटमेंट देखिए तो न्यूरो इमेजिंग से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, MRI है, FMRI है ना। कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन है, टेक्निक्स टू इम्प्रूव मेमोरी, फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेज है, रिसर्च इनटू ड्रग्स एंड इनहेंस न्यूरोप्लास्टिसिटी इज गोइंग ऑन। तीसरा है कोरसैकॉफ सिंड्रोम, ये एक बहुत ही सीवियर फॉर्म है जिसमें एंटरोगेट एमनेशिया भी आता है और रेट्रोगेट एमनेशिया भी आता है। इसमें कन्फोल्यूशन होता है। कन्फेबुलेशन मतलब कि झूठ मूठ की कहानी बनाना टू फिल द गैप्स। इसमें अपैथी होता है, लैक ऑफ इंसाइट होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन डेफिसिट्स हो जाता है, मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी इसमें ख़राब हो जाती है। किस वजह से होता है? थियामिन डेफिशिएंसी से, यानी और ये सबसे ज़्यादा किन व्यक्तियों में होता है? जो कि बहुत ही ज़्यादा एल्कोहलिक है। बायोसाइकोलॉजिकल बेसिस अगर हम इसका देखें तो सबसे पहले है थियामिन डेफिशिएंसी, ऑफन ड्यू टू क्रॉनिक एल्कोहलिज्म लीडिंग टू द डैमेज इन थैलेमस एंड मेमोरी बॉडीज। मेमोरी बॉडीज और थैलेमस में अगर डैमेज होगा तो थियामिन की डेफिशिएंसी होगी, और ये क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के केस में भी होता है। फोर्थ है हमारा TGA का मतलब ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेशिया। ये अचानक से एक एंटेरोग्रेट एमनेशिया है, और बहुत जो कि बहुत ही कम, हम कह सकते हैं घंटों के लिए ही रहता है, कि आपको जो न्यू मेमोरी बन रही होती है वो आपको याद नहीं हो रही होती है, आपके मेमोरी में जा नहीं रही होती है, तो वो इट इज़ द इनएबिलिटी टू मेक न्यू मेमोरीज, जो कि होता है, हम कह सकते हैं कि सडन हो रहा है एक एंटेरोगेट एमनेशिया। ये हो सकता है या तो कोई फिजिकल आपको ट्रॉमा ट्रिगर किया हो या इमोशनल स्ट्रेस आया हो हल्का सा, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ द पर्सनल आइडेंटिटी होता है और कॉग्निटिव फंक्शन में सही होता है। डिसफंक्शन अगर हम देखें कि किस किस में होगा, हिपोकैम्पस में होगा वेस्कुलर फैक्टर, वेस्कुलर मतलब एबनॉर्मलिटीज इन द ब्लड फ्लो इन द ब्रेन, जिससे माइग्रेन भी हो सकता है। रिसर्च एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑब्जर्वेशन सेल्फ लिमिटेड एंड रिजॉल्व विदाउट एनी फिजिकल ट्रीटमेंट इसमें नहीं चाहिए होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स कि भाई जो भी चीज़ें ट्रिगर करी है उससे लड़ने के लिए पहले ही स्ट्रेस मैनेजमेंट आप सिखा जाए। फिर आता है TBI मतलब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। इसमें क्या है, मेमोरी लॉस किससे होता है? अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है या कोई इंजरी हो गई है, सो मेमोरी लॉस उस वजह से होता है। वेरीज वाइडली बेस्ड ऑन द इंजरी सिविरिटी एंड लोकेशन, कि कहाँ इंजरी हुई है। भाई फ्रंटल लोब में हुई है तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में आएगा। पैराइटल लोब पूरी तरह डैमेज हुआ है तो भाई आपको सेंसेशन में प्रॉब्लम आ सकती है ना। कैन इंक्लूड memory loss, attention deficits and changes in person। इसका भी आप बायोसाइकोलॉजिकल अगर हम बेसिस देखें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी इसमें पहला आता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है कि भाई एक ब्रेन की एबिलिटी होती है कि वो कितना अच्छे से न्यू न्यूरल कनेक्शंस बना रहा है, कितनी अच्छी रिकवरी कर रहा है, और इससे हमें पता चलता है कि भाई इंजरी को कितना टाइम लगेगा, उसकी सिविरिटी कितनी है। अगर किसी ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत अच्छी है तो वो इंसान जल्दी रिकवर होता है, और ख़राब है तो कम या नहीं रिकवर हो पाता। फिर दूसरा है न्यूरो इन्फ्लेमेशन एंड तीसरा है न्यूरोपैथोलॉजी। पहला क्या था? न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो इन्फ्लेमेशन एंड न्यूरोपैथोलॉजी। हम TBI में कर रहे हैं, याद रखिएगा। द ब्रेन्स इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी कॉज फर्दर डैमेज एंड इम्पेयर रिकवरी थ्रू द रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइकोकाइनिन्स एंड एक्टिवेशन ऑफ माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया का एक्टिवेशन अगर हो जाए या प्रो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें जैसे साइटोकाइन्स है वो एक्टिवेट हो जाए, वो रिलीज़ हो जाए, तो वो इन्फ्लेमेशन कर देता है, और न्यूरो इन्फ्लेमेशन से ऑफकोर्स सी बात है ब्रेन का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो अफेक्ट होता है। न्यूरोपैथोलॉजी कि भाई डिफ्यूज एक्सोगोनल इंजरी, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड हेमेटोमास, न्यूरोकेमिकल चेंजेस। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? डेट अंडरस्टैंडिंग मेमोरी डिसऑर्डर्स फ्रॉम द बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग हाउ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस and structures can underpin cognitive functions, impact of the neurochemical imbalances, and potential for therapeutic intervention. This integrated approach helps in development of comprehensive। इसका देखिए आप 3 थ्योरेटिकल अगर हम मॉडल्स पढ़ें तो सही रहेगा। पहला है हेबियंस थ्योरी, फिर है कंसोलिडेशन थ्योरी एंड मल्टीपल थ्रेड्स थ्योरी। हेबियन थ्योरी क्या कहते हैं कि दैट न्यूरन जो साथ में फायर करेगा वही वायर करेगा,
न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब क्या है? It emphasizes on the role of synaptic plasticity in the memory formation. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई चीज़ बार बार सुन रहे हो, अच्छा अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, तो जितनी बार आप वो रिपीटेशन करोगे, जितनी बार आप वो रिपीटेड करोगे, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिपीटेड साइनेप्स का ट्रांसमिशन होगा, साइनेप्स का प्लास्टिसिटी बढ़ेगी और उतनी जल्दी वो आप जो लर्न कर रहे हैं वो मेमोरी में जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि दैट मेमोरी इज़ द आउटकम ऑफ लर्निंग। कंसोलिडेशन थ्योरी क्या कहती है? सजेस्ट दैट द मेमोरी आर इनिशियली फ्रेजाइल होती है, फिर धीरे धीरे स्टेबल हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। सीधी सी बात है, हम कोई गाना पहली बार में सुनते नहीं याद होता है, लेकिन उसी गाने को 10 बार सुन लेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन तो वो हमें रट जाएगा, याद हो जाएगा। तीसरा है मल्टीपल ट्रेस थ्योरी आर्ग्यूज दैट ईच टाइम अ मेमोरी इज रिकॉल्ड अ न्यू ट्रेस इज क्रिएटेड एंड स्ट्रेंथनिंग द ऑल ओवर मेमोरी नेटवर्क। भाई बार बार हम किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वो मेमोरी हमें ज़्यादा अच्छे से याद रह जाएगी माइंड में। एक क्विक रिकैप लेते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं मेमोरी डिसऑर्डर में? अल्जाइमर डिजीज हो चुका है ना। वेस्कुलर डिमेंशिया भी एक मेमोरी लॉस ही है, जो कि वेस्कुलर अगर इसमें जुड़ गया, इसके सीधा सा मतलब है कि ब्रेन में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो एबनॉर्मल हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, और उस वजह से मेमोरी लॉस हो रहा है हमको। फ्रंटोरल टेम्पोरल डिमेंशिया, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड टेम्पोरल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल लोब में जो भी मेमोरी लॉस हो रहा है उसको डिमेंशिया कहते हैं। एमनेशिया मैंने बताई दिया, इंटेरोगेट एंड रेट्रोगेट। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट अभी पढ़ते हैं। ल्यूई बॉडी डिमेंशिया अभी पढ़ते हैं। कोर्शैकॉफ सिंड्रोम हमने अभी भी पढ़ा, जो कि क्रॉनिक एल्कोहलिज्म की वजह से होता है और थियोमेन डिफिशियंसी से होता है। नॉर्मल एजिंग, ये तो बहुत कॉमन है, होता ही है, उम्र के साथ साथ बढ़ते हैं। साइकोजेनिक एमनेशिया फ्यूग स्टेज में क्या होता है? आप अचानक से कहीं चले जाते हो, सडन ट्रैवल इसमें इंक्लूडेड होता है और आपको पता ही नहीं होता कि यहाँ मैं आया क्यों था, आई क्यों थी, यहाँ मैं गई क्यों। फिर है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, TBI। चलिए आगे जो बच गए हैं एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इट एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशन दैट अफेक्ट आवर एबिलिटी टू स्टोर, retain and recall memory. It disrupts our memory function. These disorders can be result from the various causes including neurodegenerative disease से हो सकता है, ब्रेन इंजरी से हो सकता है, या किसी साइकोलॉजिकल कंडीशन से हो सकता है। एल्जाइमर डिजीज हमने पढ़ा क्या होता है? इट्स एन प्रोग्रेसिव न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीज कैरेक्टराइज बाय द डिटोरेशन ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन पर्टिकुलर इन मेमोरी। इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, कन्फ्यूजन रहता है, डिफिकल्टी विद द लैंग्वेज एंड इम्पेयर्ड जजमेंट। कॉजेज में अगर हम देखें तो अक्यूमुलेशन ऑफ एम्लॉयड प्लैक मैंने बताया था, और टाउ टेंगल जो कि न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स था और एम्लॉयड प्लैक था, ठीक है। और इसमें और दो चीज़ें और थी, चलिए कमेंट करके बताइए क्या था। सेकंड है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है? माइल्ड यानी अ कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स नोटिसेबल मेमोरी प्रॉब्लम्स, जो हम नॉर्मल डे में फंक्शन करते हैं कि अच्छा मैंने ना, कभी कभी होता है कि मैंने चाबी घुमा दी, पर बार बार अगर कोई आप चाबी ही घुमा रहे हो तो इट्स अ सीरियस, क्योंकि ये नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गया है ना। बार बार चाबी खोना, एक दो बार तो चलो हम समझ सकते हैं कि कोई चाबी भूल गया होगा किसी टेंशन में या कुछ और सोच रहा हो, पर अगर ये बार बार हो जाए तो ये नोटिसेबल हो जाता है। सो अ कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स नोटिसेबल मेमोरी प्रॉब्लम्स ग्रेटर दैन द एक्सपेक्टेड for a person's age but not severe enough to interfere significantly with the daily life. सिम्टम्स की बात करें तो ये forgetting important information, difficulty following the conversation of plans, often a precedent to the Alzheimer disease हो जाता है इनको, या तो डिमेंशिया हो जाता है। तो ये है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो कि आपने डेली घरों में भी देखा होगा। दैट इज़ अ कंडीशन इन्वॉल्व्स नोटिसेबल मेमोरी प्रॉब्लम्स ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड फॉर अ पर्सन's एज बट नॉट सीवियर इनफ टू इंटरफियर सिग्निफिकेंटली विद द डेली लाइफ। वेस्कुलर डिमेंशिया की बात करें तो ये एक मेमोरी लॉस है और कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है इसमें। किसके कारण होता है? टू द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो लेवल इन ब्रेन, ऑफन ड्यू टू द स्ट्रोक और अदर ब्लड वेसल कंडीशंस। कन्फ्यूजन होता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, हेडेक भी रहता है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है, डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, मेमोरी प्रॉब्लम्स होता है। कैसे हो सकता है? स्मॉल वेसल डिजीज की वजह से हो सकता है, कुछ ब्लड प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, ब्लड फ्लो प्रॉब्लम, प्रेशर की प्रॉब्लम से हो सकता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम से हो सकता है। लुई बॉडी डिमेंशिया का क्या मतलब है? दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव डिमेंशिया
associated with abnormal deposit of alpha synuclei। अल्फा साइनुक्लाई प्रोटीन जो होता है ब्रेन में, उसके एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये प्रोग्रेसिव डेमेंशिया होता है। किससे होता है प्रोग्रेसिव डेमेंशिया? अल्फा साइनुक्लियन, ठीक है। सो अल्फा साइनुक्लियन प्रोटीन यानी कि एबनॉर्मेलिटी इन प्रोटीन डिपोजिशन की वजह से हमें ये लुई बॉडी डिमेंशिया होता है, जो कि एक प्रोग्रेसिव डिमेंशिया है। सिम्टम्स में हमको हेलुसिनेशंस होते हैं, कॉग्निशन में फ्लक्चुएशन होता है, मोटर सिम्टम्स देखते हैं जैसे पार्किंसन डिजीज में होता है। प्रेजेंस ऑफ लुई बॉडीज, एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट्स इन ब्रेन। फ्रंटोरल टेम्पोरल डिमेंशिया देखें तो इट्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय प्रोग्रेसिव सेल डिजनरेशन इन द फ्रंटोरल एंड टेम्पोरल लोब्स ऑफ द ब्रेन। सिम्टम्स इसमें अगर हम देखें तो बिहेवियर चेंज हो जाता है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है, डिफिकल्टी विद द लैंग्वेज एंड मेमोरी लॉस, और एबनॉर्मल प्रोटीन एक्युमुलेशन की वजह से और जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये होता है। तो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया किसकी वजह से हुआ? प्रोटीन एक्युमुलेशन की वजह से हुआ, राइट। तो देखिए जो जितने भी मैं बता रही हूँ मेमोरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो बेसिकली प्रोटीन के अलग अलग एबनॉर्मेलिटी की वजह से, यानी कि डिपोजिशन के एबनॉर्मेलिटी की वजह से ही होंगे। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय प्रोग्रेसिव सेल जनरेशन इन द फ्रंटोरल एंड टेम्पोरल लोब्स ऑफ द ब्रेन। बिहेवियर चेंज होता है, सीधी सी बात है, पर्सनैलिटी चेंज होता है, डिफिकल्टी विथ लैंग्वेज एंड मेमोरी लॉस। एमनीशिया के बारे में मैंने बता ही दिया था, इट्स डेफिसिट इन मेमोरी लॉस कॉज्ड बाय ब्रेन इंजरी, ब्रेन डैमेज, डिजीज़ और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से होता है। इंटरोगेट होता है इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज। रेट्रोगेट लॉस ऑफ मेमोरी डेट इज अकेट बिफोर द इवेंट। कॉजेज हेड इंजरी हो सकती है, कोई ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन सर्जरी हुई हो, स्ट्रोक आया हो, सीवियर इमोशनल ट्रॉमा हुआ हो आपको। कॉर्शैकॉफ सिंड्रोम से मैंने बता ही दिया। A chronic memory disorder caused by severe deficiency of thiamine, vitamin B1, often associated with alcohol abuse। memory loss होता है, confabulation होता है, making up memories, poor coordination, problems with learning new information। chronic alcoholism और malnutrition इसके symptoms हो सकते हैं, causes हो सकते हैं। TBI था, description memory loss resulting from a head injury which can be caused temporary or permanent cognitive impairment। confusion होता है, difficulty remembering new information, headache and other cognitive and physical issues होता है। फॉल्स व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से होता है, कोई स्पोर्ट्स में आपको इंजरी हो गई या कोई वायलेंस का आप शिकार हो गए तो उस वजह से TBI हमें हो सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि साइकोजेनिक एमनेशिया फ्यूग स्टेट, ये क्या होता है? मेमोरी लॉस दैट अकर्ड without a clear physical cause, often related to the severe psychological stress or trauma। sudden inability to recall the personal information। अचानक से आपको लेके अरे मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, अचानक से आपको बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाए कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, यहाँ कैसे आई, मैं किसी काम से आई थी। कॉजेज इसका हो सकता है कि आपको कोई भी इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजरे हों, साइकेट्रिक कंडीशन हो या कोई सीवियर स्ट्रेस हो। लास्ट आते हैं हमारा नॉर्मल एजिंग, जो सब में कॉमन है। एक उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र इंक्रीज होती है, ठीक है, एज एज द एज ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज, कॉग्निटिव एबिलिटीज और मेमोरी डिक्रीजेज। सो ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द मेमोरी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल एजिंग प्रोसेस। माइल्ड फॉरगेटफुलनेस आएगा, स्लोअर रिकॉल ऑफ नेम्स, डेट्स, है ना, एंड ओकेजनल डिफिकल्टी इन द लर्निंग इन्फॉर्मेशन। कॉजेज क्या हो सकता है? नेचुरल चेंजेस इन द ब्रेन स्ट्रक्चर, और उम्र के साथ साथ फंक्शन ओवर टाइम बदलते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अच्छा, 3 हमने थ्योरेटिकल मॉडल्स के बारे में मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो, हैपियन थ्योरी, कंसोलिडेशन एंड मल्टीपल ट्रेस थ्योरी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो MRI, CT स्कैन, fMRI, इन सबसे फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, और हम इसको बदल कैसे सकते हैं, इनमें मेडिकेशन ट्रीटमेंट होता है, CBT होता है, अलग अलग थेरेपीज़ देते हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस, सपोर्टिव केयर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। अर्ली डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोग्रेशन ऑफ मैनी मेमोरी डिसऑर्डर्स। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, और प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, अपने दोस्तों को भी प्रोवाइड करिए, अपने फैमिली में फैलाइए ताकि उनको अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।